हेलो एवरीवन। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो आपका फोर्थ चैप्टर है हिस्ट्री का, एसएसटी में। द एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरा में कौन कौन से, तो इसमें से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। मल्टीपल चॉइस में कौन कौन सा आ सकता है देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, इन विच कंट्री डिड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कौन सी कंट्री में हुआ था? तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन विच इंडस्ट्री वर मशीन यूज फॉर फर्स्ट टाइम, है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कौन सी इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम मशीन को यूज़ किया गया था? तो वो थी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मशीन डिड जेम्स वॉट इन्वेंट। जेम्स वॉट ने क्या बनाया था? तो जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया था, ये याद रखिएगा। व्हाट वर वर्कर्स इन द कॉटन फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड कॉल। इंग्लैंड में कॉटन फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स को क्या कहते थे? तो वर्किंग क्लास थी वो, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच क्लास कंडीशन इम्प्रूव, है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो कौन सी क्लास की जो कंडीशन थी वो इम्प्रूव हुई थी? तो मिडिल क्लास लोगों की कंडीशन इम्प्रूव हुई थी, है ना। व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। इंडियन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उनको कौन सा रीज़न था जिसके तहत डिक्लाइन किया गया था, है ना। तो रीज़न था आपका फॉरेन मशीन मेड टेक्सटाइल, है ना, क्योंकि यहाँ पर हाथों से काम होता था और फॉरेन मशीन टेक्सटाइल को बढ़ावा नहीं दिया गया था। विच सिटी इन इंग्लैंड वाज कंसिडर द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना। इंग्लैंड की कौन सी सिटी को सेंटर ऑफ इंडस्ट्रीज कहा जाता था 18th सेंचुरी में? तो वो थी मैनचेस्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो कौन से फील्ड में प्रोसेस हुई थी, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन में कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, रेलवे का कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। विच रिसोर्स वाज यूज एज द प्राइमरी रिसोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ना। प्राइमरी सोर्स क्या था एनर्जी का? तो एनर्जी का प्राइमरी सोर्स कोल था उस टाइम। देखिए नेक्स्ट, हु वर द लीडर ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन फ्रांस। फ्रांस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का लीडर कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी से सबसे ज़्यादा बेनिफिट पाने वाला सेक्टर कौन सा था? तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट पाने वाला सेक्टर था आपका ट्रांसपोर्टेशन था, याद रखिएगा। ये जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर था उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ मशीन वर यूज इन इंग्लिश टेक्सटाइल मिल, है ना। इंग्लिश टेक्सटाइल मिल में किस टाइप की मशीन को यूज़ किया जाने लगा? तो स्पिनिंग जेनी को यूज़ किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द इंक्रीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विच प्रॉब्लम आल्सो इंक्रीज, है ना। जब प्रोडक्शन बढ़ा तो उसके साथ साथ कौन सी प्रॉब्लम बढ़ी? तो प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ा वैसे पोल्यूशन भी बढ़ता गया, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे विच एरिया सो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, है ना। जैसे जैसे रेलवे का डेवलपमेंट हुआ तो कौन से एरिया में प्रोग्रेस हुआ था? तो रेलवे की वजह से एक तो ट्रेड और ट्रैवल, इन दोनों में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मिली थी, है ना। व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिड जॉर्ज स्टीफेंसन इन्वेंट। जॉर्ज स्टीफेंसन ने क्या बनाया था? जो जॉर्ज स्टीफेंसन ने स्टीम इंजन लोकोमोटिव बनाया था, है ना। देखिए नेक्स्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी डेवलप, है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रिजल्ट से कौन सी प्रकार की सोसाइटी निकली थी ना? तो इंडस्ट्री बेस्ड सोसाइटी ज़्यादा बनने लगी थी, है ना, जो इंडस्ट्रीज पर पूरी बेस्ड थी। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच टाइप ऑफ लेबर बिकम प्रिविलेंट, है ना। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान चाइल्ड लेबर को ज़्यादा बढ़ावा मिला था। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी विच कंट्री हैड मेड द मोस्ट इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, ना। सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तहत कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी, याद रखिएगा। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप, है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान कौन से टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हुआ था? तो वो कैपिटलिस्ट सिस्टम डेवलप हुआ था, है ना, पूंजीवादी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, व्हाट चेंज ओक्योर आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री सिस्टम इन इंग्लैंड, है ना। इंग्लैंड में जब फैक्ट्री सिस्टम आ गया
तो कौन से प्रकार के चेंजेस आए, तो इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ मशीन, मशीनों का यूज़ ज़्यादातर होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, हु इन्वेंटेड द व्हीट थ्रेशिंग मशीन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान जो गेहूँ निकालने की मशीन है थ्रेशिंग है ना, वो किसने, वो एंड्रयू मिकेल ने बनाई थी, तो ये आप याद रखिएगा। ड्यूरिंग हुज रूल डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंडिया, इंडिया में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो किसका रूल था, ब्रिटिश रूल था, है ना, ये याद रखिएगा। व्हाट वाज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ वर्क डे इंग्लैंड ड्यूरिंग, है ना, स्टैंडर्ड एक जो दिन होता था उसमें 19th सेंचुरी इंग्लैंड में कितने घंटे काम करना पड़ता था, तो 12 आवर्स का एक डे माना जाता था। नेक्स्ट देखिए, हु इन्वेंटेड द स्पिनिंग म्यूल, है ना, स्पिनिंग म्यूल को इन्वेंट किसने किया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, तो वो था सैमुअल क्रॉम्पटन, है ना, याद रखिएगा आप। हु बिल्ड द फर्स्ट कमर्शियल स्टीम इंजन, है ना, पहला कमर्शियल स्टीम इंजन किसने बनाया था, तो थॉमस न्यूकामैन ने बनाया था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंग्लैंड बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले इंग्लैंड की मेन एक्टिविटी क्या थी, एग्रीकल्चर थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन वर्क प्लेस रिफॉर्म ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक सिग्निफिकेंस रोल निभाने वाला जो वर्क प्लेस रिफॉर्म था वो कौन सी तरफ से हुआ था, तो वो लेबर यूनियन की तरफ से किया गया था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप इन, ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा सिस्टम डेवलप हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, तो रेलवेज सबसे ज़्यादा डेवलप हुए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो इन्वेंटेड पावर लूम, है ना, पावर लूम को इन्वेंट किसने किया था, तो पावर लूम को इन्वेंट एडमंड कार्ट्रेज ने किया था, याद रखना। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन लीड द इंक्रीज ऑफ डिमांड फॉर विच सेक्टर, है ना, कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ी थी कॉटन इंडस्ट्री में, तो रॉ मटेरियल की डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ गई थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच चेंज डिड नॉट ऑक्योर इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना, तो इन्वेंशन ऑफ एयरप्लेन, एयरप्लेन कभी नहीं बने थे, है ना, रेलवे हो गई थी, कैनाल हो गई थी, बाकी सब हो गया था, लेकिन एयरप्लेन का भी नहीं बना था, है ना, तो वो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री सॉ द अर्लीस्ट इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कौन सी इंडस्ट्री में ज़्यादा जल्दी चेंजेस आए थे, रेवोल्यूशन आया था, तो टेक्सटाइल और आयरन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहली टेक्सटाइल मिल कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, तो सबसे पहली अहमदाबाद में एस्टेब्लिश हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया, इंडिया में पहला आयरन एंड स्टील प्लांट कब लगा था, तो 1912 में लगा था, याद रखिएगा। द सेलर एम्प्लॉय ओवरसीइंग द वेवर वाज कॉल्ड, है ना, जो सेलर एम्प्लॉय था एक जो वेवर्स को बुलाता था उसे क्या कहते थे, तो उसे गोमास्ता कहते थे, ये याद रखना आपको। व्हेन वाज द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश इन बॉम्बे, बॉम्बे में पहली टेक्सटाइल मिल कब एस्टेब्लिश हुई थी, तो 1854 में, है ना। फिर 1855 में जूट मिल एस्टेब्लिश हुई थी बंगाल में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच कंट्री कॉटन टेक्सटाइल वर पॉपुलर, है ना, वर्ल्ड के मार्केट में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ तब इंडिया का जो कॉटन था वो पॉपुलर था पूरे वर्ल्ड में ना। व्हाट वाज द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसका फर्स्ट सिंबल क्या था, तो सिंबल आयरन था, है ना, सबसे ज़्यादा जो चेंजेज हुआ था वो आयरन की वजह से हुआ था, है ना, जिससे मशीनें बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन एस्टेब्लिश इन इंडिया, है ना, इंडिया में पहली कॉटन मिल कहाँ पर एस्टेब्लिश हुई थी, फर्स्ट कॉटन मिल आप जानते हैं मुंबई में हुई थी फर्स्ट कॉटन मिल, कब हुई थी, 1854 में, ठीक है। इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट जूट मिल, है ना, पहली जूट मिल इंडिया में कब एस्टेब्लिश हुई थी, बंगाल में हुई थी, और कब हुई थी, 1855, दोनों याद रखना, है ना, 1854 में तो कॉटन मिल मुंबई में, 1855 में जूट मिल बंगाल में। नेक्स्ट देखिए, इन 1911 विच स्टेट वर द मोस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज कहाँ थी 1911 में, तो बंगाल और बॉम्बे में थी, याद रखिएगा। व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गोमास्ता एंड वेवर, गोमास्ता और वेवर के बीच मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ था, है ना,
तो उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट यही था, गोमास्ता फोर्स वेवर टू सेल गुड्स टू फिक्स प्राइस, है ना, गोमास्ता फोर्स करते थे वेवर्स को कि एक फिक्स प्राइस पे उन पे गुड्स बेचिए, तो उन्होंने मना कर दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मैनचेस्टर एक्सपोर्ट टू इंडिया डिक्लाइन आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जो मैनचेस्टर था वो इंडिया को एक्सपोर्ट करने से डिक्लाइन कर लिया था। क्यों? क्योंकि इंडियन मील आर वेर बिजी मीटिंग टू नीड ऑफ द आर्मी, तो इंडियन मील जितनी भी थी वो आर्मी की नीड्स पूरी कर रही थी। तो देखिए, वाई डिड द अपर क्लास इन विक्टोरियन ब्रिटेन प्रेफर हैंडमेड गुड, हैंडमेड गुड को इतना प्रेफर क्यों करते थे, है ना, तो वो सिंबल मानते थे अपनी क्लास का कि भाई जो हैंडमेड गुड्स है वही ज़्यादा क्या है, बेटर रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया बिगिन विच इंडस्ट्री, है ना, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल जो बिगिन हुआ था इंडिया में वो कौन सी इंडस्ट्री में बिगिन हुआ था, तो वो कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिगिन हुआ था, ये याद रखिएगा। व्हाट वाज डेपिशिएट ऑन द कवर ऑफ मस्क बुक पब्लिश E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी 1900, E.T. पॉल ने एक 1900 में एक बुक कंपनी निकालती, उसके पब्लिक जो पेज था उसके ऊपर क्या बना हुआ था, तो उसके ऊपर जो फर्स्ट कवर पेज था उसके ऊपर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बना हुआ था, है ना, तो ये याद रखना आपको। हु इन्वेंटेड स्पिनिंग जेनी, तो सबको पता है स्पिनिंग जेनी हरग्रीज ने, जेम्स हरग्रीज ने बनाई थी, है ना। वेयर वाज द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन इंडिया, इंडिया की टेक्सटाइल मिल पहली बॉम्बे में लगी थी, ये भी याद है। व्हेन वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट एस्टेब्लिश इन इंडिया, ना, आयरन और स्टील प्लांट एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1912 में हुआ था, है ना, ये भी याद रखिएगा। द सेलर एम्प्लॉय जो सुपरवाइज करता था वो गुमास्ता था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट मिल एस्टेब्लिश इन बॉम्बे, है ना, बॉम्बे में जो फर्स्ट मिल एस्टेब्लिश हुई थी कब हुई थी, 1854 में। इन विच डिकेड द डिड फैक्ट्रीज ओपन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में फैक्ट्री ओपन हुई थी, तो 1730 में ओपन हुई थी, ये याद रखिएगा। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच कंट्री कॉटन वाज वर्ल्ड पॉपुलर, तो इंडिया का कॉटन वर्ल्ड पॉपुलर था, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, और मेन कैरेक्टर क्या है। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन उसे कहते हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो हाथों से काम किया जाता था, है ना। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक थी रूरल कॉटेज इंडस्ट्री थी, डिपेंड ऑन मैनुअल लेबर था और स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज चलती थी, है ना, और फैमिली वर्क बेस्ड था, है ना। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल कॉटेज इंडस्ट्री, है ना, और प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में रूरल कॉलेज जो इंडस्ट्रीज़ थी कॉटेज इंडस्ट्री उसका क्या इंपॉर्टेंस था, है ना। तो इम्पोर्टेंस देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग सारा का सारा रूरल में ही एस्टेब्लिश था, ये पिलर थे रूरल इंडस्ट्रीज़ के। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फाउंडेशन बनी थी ना, तो एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म थे और एक कमर्शियल रेवोल्यूशन था, एक इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस थे और एक डिवीज़न ऑफ लेबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द मेन फैक्टर ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, मेन फैक्टर क्या था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के, है ना। तो जो कमर्शियलाइजेशन हुआ था वो एग्रीकल्चर का था, है ना, डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट का हुआ था, है ना, और एक्यूमुलेशन हुआ था कमर्शियल कैपिटल का, डिवीज़न ऑफ लेबर थे, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप, है ना, यूरोप में जो डिफरेंट पार्ट में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था और वो किस प्रकार से चल रहा था, है ना। तो ब्रिटेन में चल रहा था, फ्रांस में और जर्मनी में, है ना, यूरोप में 3 जगह पे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से चला था, एक जर्मनी भी इंक्लूड था, है ना। नेक्स्ट देखिए, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड कॉमर्स ड्यूरिंग प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ लोकल मार्केट का डेवलप हुआ था, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हुआ था और इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, है ना, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच क्या क्या रिलेशनशिप था, है ना। तो इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा था, रॉ मटेरियल का था और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, तीनों याद रखिएगा।
व्हाट चेंज डिड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिंग टू सोसाइटी है ना। तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट हुए थे वो देखिए। तो पहला चेंजेस था अर्बनाइजेशन, दूसरा था इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल क्लासेस और इंक्रीज ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी है ना, इमरजेंस ऑफ न्यू इंडस्ट्री, ये सारे के सारे चेंजेस थे। 9 देखिएगा कि डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वुमेन है ना, वुमेन एंड चिल्ड्रन की क्या कंडीशन थी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान है ना। तो वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, एक वेज था है ना, वेवर कौन थी, ज़्यादा वुमेन थी, और हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता। 10 देखिए कि 10 क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच में क्या रिलेशन था है ना। तो रिलेशन देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर, इनोवेशन, इन दोनों का क्या था, रिलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिन पॉलिसीज तो इंडियन वेवर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इंडियन वेवर पर इसका क्या, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ थी उसका इकोनॉमी पे, इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़े थे ना। ये तो इम्पैक्ट आपको जानना है। इम्पैक्ट में देखिए, जो नई नई पॉलिसीज आई थी उन पे इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट ये थे कि डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी, डिक्रीज इन इनकम कम हो गई थी, एक्सप्लोटेशन एंड ऑपरेशन है ना, दबाव बनाया जा रहा था, एक्सप्लोटेशन शोषण हो रहा था है ना। तो ये दोनों, और सोसाइटी पे इम्पैक्ट इकोनॉमिकली, अर्बनाइजेशनली और सोशल चेंजेस बढ़ रहे थे। ये सब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान हो रहा था है ना, जब ब्रिटिश कंपनियां ने कॉलोनाइज बना दिया था इंडिया को, उस टाइम का है। देखिए, हाउ डिड द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के दौरान जो इंडस्ट्रीज ने डेवलपमेंट किया था वो कैसे किया था। तो बिगिनिंग हुई थी धीरे धीरे मिड 19th सेंचुरी में, इंडिया में भी हुई थी। उसके बाद मेजर इंडस्ट्री एंड ट्रेड एक्टिविटी इंडिया में स्टार्ट हो गई थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी, जूट इंडस्ट्री बनी, स्टील इंडस्ट्री बनी है ना। ये सारी की सारी यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल एंड रिसोर्स, ज़्यादातर रॉ मटेरियल है ना, और जो लेबर क्लास थी उसका राइज हुआ है ना। अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंजेस भी हुए हैं ना। सोशल चेंज क्या क्या हुए, तो बहुत सारी सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव आए थे, इकोनॉमिकली क्या क्या चेंज हुए, इम्पैक्ट क्या क्या पड़े है ना, ट्रेड का एक्सपेंशन कैसे हुआ है ना, और एनवायरनमेंट पे क्या, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हुआ है ना, डिफॉरेस्टेशन हुआ। तो ये सारे के सारे उसी दौरान यहाँ पर इम्पैक्ट पड़े थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस रोल प्ले बाय द मैनुअल लेबर स्टीम पावर ड्यूरिंग है ना। मैनुअल और स्टीम लेबर में क्या फ़र्क था है ना। तो प्रोडक्शन मेथड जो अलग था, हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री का ना स्किल बेस्ड प्रोडक्शन हुआ करता था है ना। अब वो सारा मशीनरीज से होने लगा था है ना। तो डिफ़िकल्ट वर्किंग कंडीशन थी, लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी थी है ना। तो टेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ, तो इन्वेंशन हुआ ज़्यादा से ज़्यादा है ना, मैकेनिज्म प्रोडक्शन बढ़ा है ना। प्रोडक्शन और स्पीड में क्या हुई, ज़्यादा ही इंक्रीज़ हुआ। तो ये सब थे है ना। और सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ा है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी थी और अर्बनाइजेशन भी ज़्यादा बढ़ा था। तो ये आपका 4th चैप्टर था। आगे हम देखेंगे 5th चैप्टर है ना। इतना सब आप याद कर ले तो मेरा मानना है कि +4 आपके नंबर पक्के आने हैं। ओके, थैंक यू।